नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। जय महाराष्ट्र के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। महाविकास अघाड़ी के इत्तेहादी आपस में कुछ सीटें तब्दील कर सकते हैं। शिवसेना यूबीटी लीडर संजय राउत का बयान। शिवसेना यूबीटी के लीडर आदित्य ठाकरे ने आज वर्ली असेंबली हल्के से दाखिल किया अपना पर्चा नामजदगी। एनडीए की कामयाबी का किया दावा। पुणे में एनसीपी की कारगुजार सदर सुप्रिया सूले ने पार्टी उम्मीदवार हर्षवर्धन पाटिल की हिमायत में किया रोड शो। पिंपरी चिंचवाड़ के भोसारी इलाके में पानी की टंकी का एक हिस्सा मुनहदम, 5 अफराद की मौत, 5 अफराद जख्मी। शिवसेना यूबीटी लीडर संजय राउत ने इशारा दिया है कि महाविकास अघाड़ी के इत्तेहादी आपस में कुछ सीटें तब्दील कर सकते हैं। संजय राउत का यह बयान एक ऐसे वक्त सामने आया है जब एक दिन पहले ही महाराष्ट्र में ऑपोजिशन ब्लॉक ने 3 बड़ी जमातों में से हर एक को 85 सीटों के फॉर्मूले का ऐलान किया। राउत ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी के जरिए ऐलान करदा उम्मीदवारों की फहरिस्त में कुछ इस्लाहत हो सकती है। राउत ने मजीद कहा कि इंतखाबात बगैर किसी रुकावट के होने चाहिए। साहब ने हमें गाइड किया, उद्धव ठाकरे साहब ने भी फोन पर गाइड किया और हम चाहते हैं कि किसी भी रोक टोक के बिना ये चुनाव हो जाए। हमारी जो एकता है वो लोगों के सामने आए। मसला सीटों का नहीं है, जो जीतेगा उसको सीट है। कौन कितनी सीटें लड़ रही है ये फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूले की बात मत करिए आप, और हो जाएगा शाम तक, कोई चिंता की बात नहीं। हम बैठकर तय करते हैं, वो हमारा निकष हमारे पास रहेगा ना, हम कर लेंगे। हमें मालूम है, हमें 50 साल से चुनाव लड़ रहे हैं हम लोग। शिवसेना यूबीटी के लीडर और साबिक वजीर आदित्य ठाकरे ने आज वर्ली असेंबली हल्के से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इससे पहले उन्होंने एक रोड शो का इनेकाद किया और एक मंदिर में पूजा की। इस मौके पर आदित्य ठाकरे ने कहा कि उन्हें यकीन है कि लोग उन्हें अपनी मोहब्बत और वोट से नवाजेंगे। आदित्य ठाकरे ने दावा किया कि हम महाराष्ट्र में हुकूमत बनाने वाले हैं। Bless me with their love, with their votes, because we are about to form government in Maharashtra, and that is for sure. Many more candidates will come. I think it's good for democracy. A lot of parties should fight. What is important is Mahavikas Aghadi will win. All of that will happen. What is important is to defeat Eknath Shinde and BJP that has looted Maharashtra. आप देख रहे हो ये एटमॉस्फेयर जो है, ये वातावरण जो है वो अद्भुत है। यही जनता का प्यार है, आशीर्वाद है, और इसी को लेके आगे मैं नामांकन भरने जा रहा हूँ। और महाराष्ट्र में भी हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो महाराष्ट्र की अस्मिता की है, वो लड़ेंगे। शिवसेना यूबीटी की लीडर प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है कि माहौल विकास अघाड़ी के हक में है। उन्होंने दावा किया कि आदित्य ठाकरे भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। प्रियंका चतुर्वेदी ने महायुति को तनकीद का निशाना बनाया। The atmosphere is very festive, it's euphoric, and he's going to be winning the second term with a historic margin. Last time when he won, he got over 70,000 votes. This time he will cross that number as well. Because Maharashtra in these 5 years has seen the worst kind of politics where ED, CBI, IT, everything was used. Maharashtra state treasury has been looted. There have been only lies being spread. 2 political parties have been broken. So all of that is in the minds of the people. The people had voted for Mahavikas Aghadi in the Lok Sabha. I continue to say that was just a trailer. The blockbuster movie of Mahavikas Aghadi will be released produced by the people of Maharashtra and the will of Maharashtra, and we will form a government in the, after 23rd November. Can you tell me how many seats is BJP contesting from? Can you tell me how many seats is Eknath Shinde contesting from or Ajit Pawar contesting from? They're all busy in Delhi
and trying to get some seats out of Amit Shah. It is a sad reality today that every decision of Maharashtra is being taken by two people, Narendra Modi and Amit Shah. That is the unfortunate reality. So before they point a finger at us, they must remember rest of the fingers are pointing back at them. Yesterday we had a press conference and we have given you the entire scenario of how we are contesting. It is surprising that they continue to point a finger. तो रियासत में इंतखाबी सरगर्मियाँ तेज़ हो रही हैं। टिकट मिलने के ऐलान के साथ ही उम्मीदवार अपने मुताल्लिक़ा हलकों में पर्चे नामजदगी दाखिल करने पहुंच रहे हैं। पुणे में एनसीपी की कारगुजार सदर सुप्रिया सूले ने पार्टी उम्मीदवार हर्षवर्धन पाटिल की हिमायत में रोड शो किया। इस दौरान पार्टी कारकुनों में जोश व खरोश देखने को मिला। मनापासून आनंद आणि समाधान। महाराष्ट्रामध्ये आज या सरकारमुळे प्रचंड भ्रष्टाचार, आज महिलांवर होणारे अत्याचार, या सगळ्या महागाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार याच्या विरोधात पूर्ण ताकदीने आम्ही लढणार आणि महाराष्ट्रात असं राज्य असणार जितक्या शेतकऱ्याला त्याचा कष्टाचं त्याला ज्या आधार भाव आहे तो आम्ही देणार। प्रत्येक महिला आणि नागरिक सुरक्षित राहणार आणि आमच्या सुशिक्षित महिलांना, मुलींना आणि मुलांना स्वतःच्या कर्तृत्वावर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई ने इस बार महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा करने का फैसला किया है। नांदेड़ जुनूब असेंबली हल्के से पार्टी ने ज़िला सदर मोहम्मद एजाज को उम्मीदवार नामजद किया है, जिनका मकसद अवामी खिदमत और हुकूक की जंग को सियासी प्लेटफॉर्म तक पहुँचाना है। मोहम्मद एजाज ने उम्मीदवार के तौर पर नामजदगी के बाद पार्टी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, जिसमें उन्होंने अपने इंतखाबी मंशूर की तफसीलात बयान की। उनका कहना था कि एसडीपीआई गुज़श्ता एक दहाई से नांदेड़ में अवामी मसाइल के हल के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही है। एसडीपीआई के इस इक़दाम को सियासी हलकों में निहायत अहमियत दी जा रही है, क्योंकि पार्टी ने नांदेड़ के अवामी मसाइल के हल के लिए मुस्तकिल जद्दोजहद की है। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, उसके साथ साथ एसडीपीआई के तमाम जो है आला जो लीडर्स हैं हमारे, और उसके साथ साथ एसडीपीआई नांदेड़ के तमाम कैडर और मेंबर्स का, कि जिन्होंने एतमाद का इजहार करते हुए मुझे नांदेड़ साउथ से असेंबली इलेक्शन के अंदर उम्मीदवार बनाया है। पिछले 15 सालों से एसडीपीआई पूरा मुल्क में काम कर रही है। हम 10-12 सालों से नांदेड़ में एसडीपीआई का काम कर रहे हैं। हमने बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर काम किया है और इंशाल्लाह अब पहली बार हम लोग असेंबली इलेक्शन नांदेड़ में लड़ने जा रहे हैं। तो मैं आपके ज़रिए से आवाम से अपील करना चाहता हूं कि वो हमेशा जो है, आम लोग हमेशा कहते रहते हैं कि हमें एक अच्छी पार्टी, अच्छे लोग, अच्छा उम्मीदवार की ज़रूरत है जो नॉन करप्ट हो, जो लोगों के काम करके दे, जो अपना घर भरने के काम न करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको एसडीपीआई की शक्ल में ऐसा एक उम्मीदवार एसडीपीआई ने आपको दिया है, तो इनकी भरपूर तायीद करने की मैं अपील करता हूँ। अदाकार सलमान खान को धमकी आमेज पैगाम देने के केस की तहकीकात करने वाली मुंबई पुलिस ने जमशेदपुर से एक शख्स को गिरफ्तार किया है। मुलजिम की शनाख्त जमशेदपुर के सब्ज़ी फरोश शेख हुसैन के तौर पर हुई है। गुज़श्ता हफ्ते मुंबई ट्रैफिक पुलिस की व्हाट्सएप हेल्पलाइन पर अदाकार से 5 करोड़ रुपए का मुतालबा करने वाला धमकी आमेज पैगाम मौसूल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया था। एक ओहदेदार ने बताया कि पुलिस ने झारखंड में नंबर का पता लगाया और मुलजिमान को पकड़ने के लिए टीमें रवाना की गईं। एक और टीम ने गुवाहाटी का दौरा किया। पुलिस ने पैगाम भेजने वाले का पता लगाने के लिए ड्रैगनेट को वसी किया था। वाज़ेह रहे कि सलमान खान को इससे कबल लॉरेंस बिश्नोई गैंग की जानिब से जान से मारने की धमकियां मौसूल हुई थी। गैंग के मुश्तबा अरकान ने इस साल अप्रैल में अदाकार के बांद्रा घर के बाहर फायरिंग भी की थी। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ के भुसारी इलाके में आज सुबह एक पानी की टंकी का एक हिस्सा मुनहदम हो गया, जिसके नतीजे में 5 अफराद की मौत वाक़ई हो गई और दीगर 5 अफराद ज़ख्मी हैं। हलाक होने वाले तमाम मज़दूर हादसे के वक्त टैंक के करीब काम कर रहे थे।
एडिशनल कमिश्नर प्रदीप झमले पाटिल ने कहा कि कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सुबह 7 बजे यह घटना हमको पता चली। उसके बाद हमारी जो पीसीएमसी की फायर ब्रिगेड की टीम है, फिर बाद में जो मेडिकल टीम है यहाँ पे हमारे पहुंच गए। उसके बाद जो भी यहाँ पे जो दुर्घटना घटी थी, दुर्घटना होने के बाद जो भी कैजुअलिटी हुई है उनको शिफ्ट करना हो, जो इंजर्ड है उनको हॉस्पिटल करना हो, ये प्रीमेफिसिली करने का काम हमारे कॉर्पोरेशन के फायर ब्रिगेड और अपने मेडिकल टीम ने यहाँ पे किया। ये हादसे में कितने लोगों की मौत हुई है? जो अभी जो पुलिस डिपार्टमेंट हो, मेडिकल डिपार्टमेंट हो, इनसे बातचीत करने के बाद यह पता चलता है कि अभी 3 लोगों की जो है दुर्घटना में जीवित हानि हुई है और बाकी 7 से 8 जो है वो अभी इंजर्ड है। वो मेडिकवर हॉस्पिटल जो यहाँ पे इंद्रायण नगर में, वहाँ पे ऑलरेडी एडमिट है। अभी जो प्राथमिकता है कॉर्पोरेशन की ये है कि जो इंजर्ड है उनको जल्दी से जल्दी तुरंत इलाज मिल सके, ये हमारी प्राथमिकता है। जो आपने सवाल किया उसके बारे में, जो जगह किसकी है, ये किसका है, ये परमिशन लिया है नहीं लिया है, ये सबकी जो की चौकसी है वो हमारे स्तर पर या पुलिस के स्तर पर, ये दोनों के स्तर पर ये की जाएगी और निश्चित तौर पे जो भी उसमें दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बुल्ढाना जिले के महकर असेंबली हलके की सीट एससी जुमरे के लिए महफूज है। यहां से मुसलसल 3 बार एमएलए रहने वाले डॉक्टर संजय रिमोलकर ने आज चौथी बार शिवसेना शिंदे धड़े से अपना परिचय नामजदगी दाखिल किया। इस वक्त मरकजी वजीर प्रताप राव जाधव भी मौजूद थे। डॉक्टर रिमोलकर और मरकजी वजीर ममलिकत प्रताप राव जाधव बैलगाड़ी पर सवार थे। डॉक्टर संजय रिमोलकर ने दावा किया कि वो इस मर्तबा भी भारी अक्सरियत के साथ कामयाब होंगे। मैं तो पहले राज्य के हमारे शिवसेना नेता, राज्य के मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे साहब, देवेंद्र बाबू फडणवीस और अजीत दादा पवार साहब और हमारे मेरे नेता माननीय नामदार प्रतापराव जाधव साहब, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उनको बहुत बहुत मुझे चौथी बार या लड़ने की यानी उम्मीदवारी देने का काम नेता लोगों ने किया, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और यह चौथी बार मैं मेरे यहाँ के जो जनता है, जनता के बलबूते पे निश्चित आने वाले ये चौथी टर्म में, बाकी पहले 3 टर्म में जो लीड था उससे ज़्यादा लीड लेके मैं। महकर से सिद्धार्थ खरात शिवसेना के यूबीटी उम्मीदवार हैं। सिद्धार्थ खरात ने कुछ दिन पहले महाराष्ट्र की वजारत में सेक्रेटरी के ओहदे से इस्तीफा देकर शिवसेना यूबीटी में शमूलियत इख्तियार की थी। वो बुल्ढाना ज़िले के एससी जुमरे के लिए मुख्तस महकर असेंबली से इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद थे। पार्टी ने उन्हें इस हलके से टिकट दिया है। अब महकर की सीट पर दोनों शिवसेना के दरमियान कड़ा मुकाबला होगा। शोलापुर शहर की सीट पर बीजेपी का उम्मीदवार खड़ा होने वाला है, इसलिए शिवसेना शिंदे ग्रुप जारेहाना हो गया है। शिवसेना शिंदे ग्रुप के जिले सदर अमोल शिंदे ने कहा कि अगर बीजेपी शोलापुर सेंट्रल के लिए शिवसेना की उम्मीदवारी तर्क नहीं करती है तो शिवसेना शोलापुर में बीजेपी के एक उम्मीदवार को भी जीतने नहीं देगी। आज शिवसेना सोलापुर शहर में और ग्रामीण में हमको एक भी जगह नहीं छूटने के अंदाज हमको लग रहे हैं, इसलिए हमने ये प्रेस ली है। हम अभी यही डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये लोकसभा में हमको एक सीट शिवसेना चिन्ह पर मिलनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारी लगातार हम वो जिस जगह पे वो जगह पे हमारा दावा था वो जगह हमें चुननी चाहिए, अन्यथा हम उनके खिलाफ सभी जगह पे 5 जगह पे हमारे खुद के उम्मीदवार लड़ाएंगे। शिवसेना का एबी फॉर्म भी नहीं रहा तो भी शिवसेना के अधिकृत उम्मीदवार यही है, ये बोल के हम वो। जनूबी शोलापुर तहसील में बीजेपी के उम्मीदवार सुभाष बापू देशमुख तीसरी बार इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। इस मौके पर सुभाष बापू ने अपनी जीत का दावा किया। पहला मैं हमारे महायुति के सब घटक पक्ष का, विशेष करके भारतीय जनता पक्ष का मैं दिल से स्वागत करता हूँ, आभार मानता हूँ। दक्षिण विधानसभा में मुझे तीसरी बार इस मतदार संघ चुनाव क्षेत्र का सेवा करने का मौका दिया। इसमें नांदेड़ जिले के देगलूर
हल्का असेंबली के लिए परिवर्तन महाशक्ति आघाड़ी के उम्मीदवार सुभाष साबने ने अपना पर्चा नामजदगी देगलूर के तहसील ऑफिस में जमा करवाया। इस मौके पर देगलूर के मोंढा मैदान में जलसे आम किया गया। सुभाष साबने ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि वो हल्के की तरक्की के लिए काम करेंगे। सुभाष साबने ने लोगों से उन्हें कामयाब बनाने की अपील की। शहर हैदराबाद के मशहूर भरोसामंद सनती घराने आरआर ग्रुप की जानिब से ज़िला रंगारेड्डी के शादनगर में आज आलमी मेयार की चौथी सुपर मार्केट रेड रोज़ मार्ट का इफ्तिताह अमल में आया। रेड रोज़ मार्ट का इफ्तिताह आरआर ग्रुप के चेयरमैन जनाब सैयद हमीदुद्दीन साहब ने किया। इस इफ्तिताही तकरीब में बीआरएस के रुकन कानून साज कौंसिल नवीन रेड्डी के अलावा सियासी, समाजी और कई सरकर्दा शख्सियतों ने शिरकत की। रेड रोज़ मार्ट के सीईओ सैयद ज़ियाउर रहमान और आरआर ग्रुप के डायरेक्टर सैयद समीउर रहमान, सैयद इमरानुद्दीन, सैयद ज़ीशानुर रहमान, सैयद मुजीबुर रहमान और दीगर ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। याद रहे कि रेड रोज़ मार्ट की ये चौथी आलमी मेयार के मार्केट है। आज जो नया ओपनिंग हुआ रेड रोज़ मार्ट का बड़ा है। सब लोग हैदराबाद जाने का भी देखते थे पहले, मगर शादनगर में भी बड़ा मार्च हो रहे। ये रेड रोज़ मार्ट पूरा चैनल के लिए अच्छा ही है क्योंकि बड़ा माल है, उसमें पूरे से शादनगर भी डेवलप होता। एक बार शादनगर लोकल वाले, शादनगर जॉब वाले एक बार विजिट करके देखिए। इसमें तो कम दाम में अच्छा क्वालिटी से बेच रहे। रेड रोज़ मार्ट वाले को शादनगर तरफ से, हमारा तरफ से एक बार। रियासती असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र सियासी सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं। रियासत भर में नांदेड़ का भोकर असम्बली हल्का इस वक्त तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। इसकी अहम वजह बीजेपी के कद आवर लीडर और साबिक़ वज़ीर आला अशोक चौहान की बेटी श्री जया चौहान का इंतखाबी मैदान में किस्मत आजमाना है। भोकर की आवाम इस बार के इंतखाबात के हवाले से क्या सोच रहे हैं, पेश है हमारी ये ख़ास रिपोर्ट। आप देखिए ये रिपोर्ट और मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। हम आज पहुंचे हैं नांदेड़ के भोकर असेंबली हलके में, जहां से अशोक चौहान की बेटी श्री जया चौहान पहली बार इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं। ये हलका हमेशा से कांग्रेस का मजबूत गढ़ रहा है और यहाँ से अशोक चौहान और उनके वालिद शंकर राव चौहान असेंबली की नुमाइंदगी करते रहे हैं। उन्होंने मुख्तलिफ वजारतों में भी खिदमत अंजाम दी हैं। भोकर में दलित, मुस्लिम और दीगर पसमानदा तबकात की बड़ी तादाद आबाद है जो कांग्रेस के रिवायती वोटर समझे जाते हैं। ताहम अशोक चौहान के बीजेपी में शामिल होने के बाद ये वोट उन्हें मिलेंगे या नहीं, इस बारे में यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दलित और मुस्लिम समाज बीजेपी को पसंद नहीं करते और इस वजह से रिवायती तौर पर कांग्रेस के साथ ही रहने का इम्कान है। मकामी लोगों से जब अशोक चौहान के बारे में सवालात किए गए तो उनके तासुरात कुछ यूँ थे। यहाँ का माहौल बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है। ये पहले कांग्रेस का बाले किला होकर रह चुका है, आगे भी इस बार भी कांग्रेस का ही उम्मीदवार यहाँ पे चुन के आएगा। कांग्रेस चाहे किसी को भी उम्मीदवारी दो, कांग्रेस का विजय यहाँ से पक्का है।
और ये पूरा वातावरण ये जो भोकर मतदार संघ भाजपा के खिलाफ है। अशोक राव साहब जो जब तक थे मुसलमानों ने, हर धर्म के लोगों ने जो अशोक राव साहब को सपोर्ट करा, लेकिन अशोक राव साहब जो है क्या मसलियत थी, क्या वजह थी, हम लोगों को नहीं मालूम कि भाई अशोक राव साहब क्यों पलटे मार दिए। इस वास्ते लोगों का जो है पिछले इलेक्शन में भी जो हमारे पास इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में भी जो है लोगों का गुस्सा वोटिंग के ज़रिए हमने अशोक राव साहब तक पहुंचा दिए। अशोक चौहान का दावा है कि उन्होंने अपने हलके में बहुत से तरक्याती काम किए हैं और जात पात की सियासत कभी नहीं की। इसी वजह से उन्हें यकीन है कि इस बार भी उन्हें तमाम तबकात से वोट मिलेंगे और उनकी बेटी भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। नहीं, मुझे ऐसा कोई लगता नहीं। मैं कभी भी कम्युनिटी बेसिस पे मैंने अपनी राजनीति मैंने कभी की नहीं है। मैंने काम सबके लिए किया है। जब मैं कांग्रेस में था मैं सबके लिए काम करता हूँ। आगे मैं बीजेपी में तब भी मैं काम डेवलपमेंट के काम के बारे में, ऐसा कोई भेदभाव मेरे से नहीं है। और बहुत से लोग मेरे से व्यक्तिगत तौर पे जुड़े हुए हैं। कोई कास्ट और कम्युनिटी का मामला मेरे हद तक तो बिल्कुल नहीं आएगा और श्रीजा की हद तक तो बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन दूसरी जानिब हलके में अशोक चौहान पर बदनुमानी के इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं। ख़ास तौर पर अक़लियती बिरादरी के लिए उनकी खिदमात पर तनकीद की जा रही है। मकामी लोगों का कहना है कि अशोक चौहान ने अक़लियती बिरादरी ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए कोई ख़ास इक़दामात नहीं किए। यहाँ तक कि इलाके में उर्दू मीडियम का कोई जूनियर कॉलेज भी मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से आला तालीम के लिए यहाँ के लोगों को नांदेड़ शहर का रुख करना पड़ता है और कई मुस्लिम लड़कियाँ तालीम अधूरी छोड़ने पर मजबूर हो जाती हैं। हालांकि अशोक चौहान नांदेड़ में बड़े तालीमी इदारे रखते हैं, लेकिन उन्होंने भोकर में आला तालीम के इंतज़ाम करने पर कोई तवज्जो नहीं दी। तालुक्यातील पिंपळगाव साठवण तलावाचा जो प्रलंबित प्रश्न होता गेल्या अनेक वर्षापासून, हा प्रश्न अशोकरावजी चव्हाण साहेब यांनी सोडवला आहे। वाडी तांड्यावर रस्ते केलेले आहेत। भोकर शहरचा सर्वांगीण विकास झालेला आहे। रस्ते आणि उड्डाणपूल यासह विविध जे प्रलंबित प्रश्न होते ते अशोकरावजी चव्हाण साहेबांनी सोडवल्यामुळं त्यांच्या तोडीचा प्रभावी उमेदवार इथं नाही, त्यांचा विजय इथे कोणीही रोखू शकत नाही। हवा तो किसकी नहीं है, हवा सिर्फ जनता जनार्दन हवा है। अब कोई हवा नहीं, कुछ भी नहीं ख्याल। महाविकास आघाड़ी के साथ है लोग। अशोक चौहान तो अभी बहुत दूर है, अभी सर्वे में अभी महाविकास आघाड़ी की सरकार आएगी। वोट तो जनता जनार्दन ने अपने अहमियत जानती जनता आज की, लेकिन जो अशोक राव के बारे में पूछा जा रहा है, अशोक राव साहब ने यहाँ पे मुस्लिम तंजीम के लिए, मुस्लिम समाज के लिए तो कुछ किया ही नहीं। उन्होंने फ्लाईओवर खींच दिए, तालीमी तौर पे कोई मामला नहीं किए, जूनियर कॉलेज तक नहीं दे सके वो लोग मुस्लिम समुदाय के लिए। इतने बड़े आदमी होके उनके बड़े बड़े कॉलेजेस चल रहे हैं, एक छोटा सा कॉलेज नहीं दे सके वो यहाँ पे भोकर तालुके में। अशोक राव चौहान साहब को मुस्लिम समाज ने आमदार बनाया, खासदार बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, हर समाज उनके साथ था। लेकिन भोकर शहर के अंदर प्रॉपर में सिवाय भ्रष्टाचार के अलावा अशोक राव चौहान साहब ने कुछ काम नहीं किया। जो ब्रिज बना हमारे पास, और ब्रिज, उसमें करोड़ों अरबों का घोटाला है और जो अंडरग्राउंड ब्रिज जाता, आज वहां से इंसान चल नहीं सकता। रहा सवाल भोकर शहर के अंदर, मतदार संघ के अंदर मुस्लिम का, अशोक राव चौहान साहब ने कभी विकास नहीं किया। इस बार का इंतखाब कांग्रेस और बीजेपी के लिए अपने सियासी वजूद की जंग बन चुका है। अशोक चौहान अब तक दलित और मुस्लिम वोटों की मदद से यहाँ कामयाबी हासिल करते रहे हैं, लेकिन इस बार ये मुकाबला उनके लिए आसान नहीं होगा। उन्हें मराठा बिरादरी की नाराज़गी का सामना भी होगा, जो रिजर्वेशन के मसले पर महायुति सरकार से नाखुश है और अपनी नाराज़गी का इजहार वोटों के ज़रिए करने का इरादा रखती है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ कौन जीतेगा और किसे शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। मुंसिफ टीवी के लिए भोकर नांदेड़ से ज़मीर अहमद खान की रिपोर्ट।